आप देखिए कि किस तरीके से ये सबसे पहले जो भारत की जो स्कूल है इसकी हालत हो चुकी है बहुत कि किस तरीके से इस भारत की सबसे पहले स्कूल की हालत हो चुकी है। ये तकरीबन 2 से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना चाहती है और दूसरा इस देश के अंदर में भाईचारा को खत्म करने वाली, अन्याय वाली और साथ ही विषमतावादी विचारधारा चलती रहती है। और ऐसे में एक तरफ क्रांति होती है, दूसरी ओर प्रतिक्रांति होती है और इसी का फलस्वरूप आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसकी चगमगाहट आप देख पा रहे हैं और इसी के अपोजिट में, इसी के पीछे में अगर आप देखेंगे जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर में तमाम दलित, आदिवासी और बहुजन समाज की बच्चियों को पढ़ाने का शुरुआत किया। पूरी स्कूल को दिखाने का काम सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो और किसी का नहीं तो माने जाने वाले जो पत्रकार है, जो प्रचलित पत्रकार है रवीश कुमार इस जगह पर आए थे और उन्होंने इस पूरी जगह की पूरी रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से भारत के सबसे पहले स्कूल जो माता सावित्रीबाई फुले और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोली है, उसके हालात कैसे हो चुके हैं, ये पूरी रिपोर्ट बताई थी। और आपके जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो आप एक गुलामी मानसिकता वाली जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम भीड़ेवाड़ा पुणे में और ये एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि है जहाँ पर इस भारत के अंदर में सबसे पहले अगर कोई स्कूल खुली तो वही ये जगह है जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहली यहाँ पर जो स्कूल खोली है। और आपको बता दूं कि आज ही वो ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जिस तारीख पर सावित्रीबाई फुले इनका जन्म दिवस है, इनकी जयंती है। 3 जनवरी को जयंती सावित्रीबाई फुले की होती है और इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर आप तमाम व्यूवर्स को, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि भारत की जो सबसे पहली महिलाओं के लिए जो स्कूल खोली गई, खास तौर पर आज उसकी हालात कैसे है, कैसे वो स्कूल दिखती है, क्या नज़ारे है स्कूल के, और ये सब पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लेकर आपसे सीधी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस देश के अंदर में बहुजन महापुरुषों के इतिहास के विरासत को संजोया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है या फिर उन्हें मुख्य धारा से दरकिनार किया जाता है। वही दूसरी ओर हम देखें तो एक तौर पर हमको महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के माध्यम से जो पहली भारत के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोली गई वो नज़र आती है। और उसके ही अपोजिट में यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जहाँ पर पुणे का सबसे जो प्रचलित मंदिर है, जो गणपति का मंदिर है, जिसे गणेशपेठ का मंदिर कहा जाता है, ये मंदिर आपको दिखेगा। भारत के अंदर में 2 विचारधारा लगातार काम करती है। एक ऐसी विचारधारा जो समतावादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा, इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना चाहती है और दूसरा इस देश के अंदर में भाईचारा को खत्म करने वाली, अन्याय वाली और साथ ही विषमतावादी विचारधारा चलती रहती है। और ऐसे में एक तरफ क्रांति होती है, दूसरी ओर प्रतिक्रांति होती है और इसी का फलस्वरूप आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसकी चगमगाहट आप देख पा रहे हैं और इसी के अपोजिट में, इसी के पीछे में अगर आप देखेंगे जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर में तमाम दलित, आदिवासी और बहुजन समाज की बच्चियों को पढ़ाने का शुरुआत किया, तमाम बहुजन समाज को शिक्षित करने का काम किया है। ऐसे में उसकी हालत किस तरीके से है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जिस विचारधारा को के माध्यम से इस देश के अंदर में सरकारें चलती है वो किसे फोकस करना चाहते हैं, किसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और किसे दरकिनार करना चाहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी ऐतिहासिक जगह पर, जिस ऐतिहासिक जगह पर हम आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं इस देश के अंदर में किस तरीके से जो 2 विचारधाराएं चलती है और इन दोनों विचारधाराओं के माध्यम से किसे प्रोजेक्ट किया जाता है और किसे दरकिनार किया जाता है। साथियों, आज की तारीख जो है वो 3 जनवरी है जहाँ पर सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती आज है। पूरा भारत आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा है, जिन्होंने इस देश के अंदर में महिला और साथ ही इस देश के तमाम बहुजन समाज को शिक्षित करने का काम किया है। अगर ये काम उन्होंने नहीं किया होता तो मैं आपको बता दूं, जिस फ़ोन के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, जो माइक मेरे हाथ में है और जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाती। और ऐसे ही पहली स्कूल भारत के अंदर में जो चली, उस पहली स्कूल के हम आपको सारे पूरे नज़ारे दिखाने वाले हैं। सीधे आपसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर भारत की जो पहली स्कूल है जिनके माध्यम से इस देश का तमाम बहुजन समाज शिक्षित हो पाया है, जो बीजारोपण यहाँ से हुआ, उस बीजारोपण को हमें आपको दिखाने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के इस स्कूल में, यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के स्कूल में जो सबसे पहले नीचे का जो परिसर है वो नीचे का परिसर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले की इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उनका एक बैनर लगाया गया है। ये एक साइड आप देख रहे हैं, साफ तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी तस्वीर है
दूसरी ओर माता सावित्रीबाई फुले इनकी तस्वीर है और साथ ही इनको यहाँ पर हार भी चढ़ाया गया है। और इस स्कूल का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, आपको बता दूं, 1 जनवरी 1848। यह ऐसा एक ऐतिहासिक दिवस रहा जिस ऐतिहासिक दिवस पर इस देश के तमाम बहुजन समाज को जो अंधकार वाला जीवन जी रहा था, ये अंधकार के जीवन से उजाले की ओर जाना शुरुआत हुआ, क्योंकि इनके जीवन में शिक्षा का जो बीजारोपण माता सावित्रीबाई फुले और साथ ही ज्योतिबा फुले इन्होंने किया। आपको मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा, जिस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके माध्यम से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहली स्कूल यहाँ से खोली गई। साथ ही फातिमा शेख जो रही, जो मुस्लिम समाज की सबसे पहली शिक्षिका है, उनके माध्यम से, उनके सहकार्य से स्कूल खोली गई। और तारीख यहाँ पर लिखी हुई है 1 जनवरी 1848। 1 जनवरी 1848। कितने वर्ष हो चुके हैं साथियों। इतने वर्षों के बाद में भी जिस विरासत को संजोना चाहिए था, जिस विरासत को संरक्षण मिलना चाहिए था, क्या सही मायने में संरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या हालत इस देश के अंदर भारत के सबसे बहुजनों के स्कूल की, महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल की, सावित्रीबाई फुले इनके स्कूल की, हम अभी देखने वाले हैं। तो साथियों, शुरुआत हो चुकी है भारत के पहले स्कूल की, जिसके नींव महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने की है। अभी हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक हर एक छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पर आपको रूबरू करवाऊंगा। और आप देखिए कि किस तरीके से ये सबसे पहले जो भारत की जो स्कूल है, इसकी हालत हो चुकी है। बहुत रिस्क लेकर यहाँ पर हम लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हालत देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखा पाए, लेकिन रूबरू करवाना चाहते हैं तमाम बहुजन समाज से कि आखिर जिसके माध्यम से वो शिक्षित हो पाए, जिनके माध्यम से उनके बदन पर कपड़ा है, जिनके माध्यम से आज वो जैसे भी जो ज़िंदगी गुजर बसर कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इनके स्कूल के माध्यम से है। और आज पूरे भारत को जानना ज़रूरी हो चुका है कि आखिर स्कूल की हालत कैसी बनी हुई है। साथियों, आप देखिए, मैं चाहूँगा हम हमारे साथी संदीप आनंद इनसे, जो हमारे चैनल के चीफ एडिटर है, कि किस तरीके से इस भारत की सबसे पहले स्कूल की हालत हो चुकी है। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला इमारत थी, आज ये 1 मंजिले पर आ चुकी है। सारी चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको गिरी हुई दीवारें दिखेगी। साथ ही यहाँ पर हर एक चीज़ों अगर आप बारीकी से दिखाएंगे तो यहाँ पर क्लासरूम्स भी जो बनाए गए थे, वो क्लासरूम की हालत कैसी हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्कूल है, जिस स्कूल के माध्यम से पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने खास तौर पर इंस्पिरेशन लेना चाहिए था, प्रेरणा लेना चाहिए था। लेकिन आप सोचिए कि आप इन नज़ारों से, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों से क्या आपका दिल नहीं दहल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस विरासत को हमारे महापुरुषों ने बना कर रखा है, उसको किस किस तरीके से संरक्षण मिलना चाहिए था? आखिर उस विरासत को किस तरीके से यहाँ पर उसको संजोए रखना चाहिए था? किसका ये काम है, किसने ये काम नहीं किया है? किसका सबसे बड़ा यहाँ पर निग्लिजियंस रहा है, जिसके कारण इस देश के अंदर बहुजन समाज वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर इस देश के अंदर में जो पहली स्कूल महिलाओं के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए खुली, आखिर उसकी हालत कैसी होनी चाहिए थी और अभी वो कैसी हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस पूरी स्कूल को दिखाने का काम सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो और किसी का नहीं तो माने जाने वाले जो पत्रकार है, जो प्रचलित पत्रकार है, रवीश कुमार इस जगह पर आए थे और उन्होंने इस पूरी जगह की पूरी रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि किस तरीके से भारत के सबसे पहले स्कूल जो माता सावित्रीबाई फुले और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोली है, उसके हालात कैसे हो चुके हैं, ये पूरी रिपोर्ट बताई थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि तकरीबन 2 साल पहले द थिंग की पूरी टीम इसी जगह पर आई थी और इसी जगह की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाया था। हर एक बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, इस रिपोर्ट से साफ तौर पर उनका कहना है कि बहुजन समाज से साथ ही फुले, अम्बेडकर और पेरियार को मानने वाले लोग ये लोग क्या काम कर रहे हैं, जिनके बदौलत आज ये स्कूल इस तरीके से है, किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं और रवीश कुमार जी से इनसे भी ये कह दूं कि जिस तरीके से बहुजन समाज जो आंदोलन चला रहा है, जिस आंदोलन के बदौलत ही आज जितना भी बहुजन समाज जो शिक्षित हो पाया है, बहुजन समाज समझ पा रहा है अपने महापुरुषों को, वो सिर्फ और सिर्फ तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे फिर पत्रकार हो या बहुजन एक्टिविस्ट हो, उनके ही माध्यम से ये पूरे मूवमेंट चल रही है। और आपको याद दिला दूं कि ये तमाम जो ऐतिहासिक विरासत है, इस ऐतिहासिक विरासत को संजोने का, संरक्षण देने का काम अगर किसका होता है तो सरकार का होता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा हुआ, तमाम महापुरुष तो महाराष्ट्र से निकल कर आए, लेकिन कभी भी बहुजन विचारधारा वाली या बहुजन समाज के लोगों की कभी सरकार महाराष्ट्र के अंदर में नहीं बनी। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस इस तरीके की सरकार बनते रही है, जिसके बदौलत
यहाँ पर जो हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विरासत है इसको कभी संजोने का काम नहीं किया गया है, और काम ये बड़े पैमाने पर हुआ है कि तमाम बहुजन समाज को गुमराह कर कर उनके वोट लेकर बहुजन समाज के महापुरुषों को का नाम लेकर उनको एकत्रित कर कर तमाम बहुजन समाज को बरगलाया गया है, और साथ ही उनको ये कभी नहीं बताया गया है कि आखिर उनके महापुरुषों ने किस तरीके से उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, कैसा उनका संघर्ष रहा है, उनका जीवन कितना दुखमय रहा है, किस तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर में चलने वाली मनुवादी, जातिवादी और दूषित मानसिकता की वाली विचारधारा से लड़ाई लड़ी है, और ये सारी चीजें कभी नहीं दिखाई। और रवीश कुमार के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो कहने के लिए काफी सारी चीजें हैं। इतना मैं उनका कहना चाहूंगा कि जब उनका प्राइम टाइम वीडियो चलता था, जब हिंदू मुस्लिम चलता था, तो वो साफ तौर पर प्रो मुस्लिम तो दिख जाते थे। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से रवीश कुमार इनको एनडीटीवी के गिरते हुए ग्राफ के चलते और साथ ही अडानी के माध्यम से एनडीटीवी को खरीद लेने के बाद में भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा, लेकिन अभी वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर आ चुके हैं, और डिजिटल मीडिया पर जहां पर बहुजनों की 10% जो भागीदारी बढ़ चुकी है, जिसके कारण इस 10% के बढ़ी हुई भागीदारी के कारण अभी ये संशय का विषय हो चुका है, और ये रिसर्च का भी विषय हो चुका है कि क्या अभी रवीश कुमार जिस तरीके से बहुजनों की भागीदारी डिजिटल मीडिया पर दिख रही है, क्या वो भागीदारी को वो अपने तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है, ये समझना अभी समय की मांग हो चुकी है। बहुजन समाज ये निर्धारित करेगा कि आखिर इस देश के अंदर में हमारे विचारधारा के लोग कौन है। अगर दूसरी ओर बात करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर तक एनडीटीवी के अंदर में रवीश कुमार ये चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस देश के अंदर में जो तमाम बहुजन पत्रकार है उनकी कभी बात नहीं किया, उनको कभी उस पद पर नहीं पहुंचाया जहां पर वो पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये ऐसा काम भी कभी नहीं किया जहां पर इस देश के अंदर में भले ही अन्य अत्याचार की इस देश के अंदर में एससी एसटी ओबीसी की बात की, लेकिन कभी भी उनके संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं की, कभी ये नहीं बताया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, कभी इसके लिए उनका कोई कैंपेन नहीं चला, कभी इसके लिए उनकी कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं आई। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि रवीश कुमार आखिर इन तमाम जगहों पर बहुजन समाज के जो ऐतिहासिक विरासत है जिनकी हालत अगर जर्जर हो चुकी है, अगर वो अपने चैनलों के माध्यम से दिखाते हैं, तो बहुत है जो 10% जो डिजिटल मीडिया पर बहुजन समाज आ रहा है, क्या उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन तमाम तरीके से उनको वो संरक्षण अपने चैनल के माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से देते आए हैं, जिनकी मनुवादी, जातिवादी विचारधारा इस देश के अंदर में पनप रही है, फूल रही है, फल रही है, और जिनकी सरकार इस देश के अंदर में चल रही है। साथियों, आपने लगातार हम आपको इस भीड़वाड़ा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से इस देश के अंदर में बहुजन समाज की विचारधारा को, महात्मा फुले को, सावित्रीबाई फुले को जिस तरीके से वो शिक्षित जब करना चाहते थे इस देश के बहुजन समाज को, उनके ऊपर में गोबर, कीचड़, गंदगी फेंकी गई, उनको बार बार अपमानित किया गया। इतना ही तो नहीं, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको अपना घर तक के छोड़ना पड़ा। ऐसे उनके जीवित होने के बावजूद भी उन्हें तकलीफ दी गई, और उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद में भी जो उनकी विरासत है वो विरासत भी आज निस्तनाबूद होने के लायक कगार पर बनी हुई है। आज उसका मंजर जितना है, हर एक बहुजन समाज की जो आंख है वो जरूर नम हो चुकी होगी, उनका दिल जरूर दहल चुका होगा, जरूर वो सारी चीजें देखकर उनको गुस्सा आ रहा होगा। जो महसूस हम कर पा रहे हैं वो महसूस शायद आप भी कर पा रहे होंगे कि आखिर किसकी जिम्मेदारी और किसके निग्लिजियंस के कारण, किसके नजरअंदाजी के कारण ये यहाँ पर इस पूरे भीड़ेवाड़ा की और भारत के सबसे पहले जो स्कूल की, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत ही संघर्षों से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तकलीफों से जो बनाया है, उसकी ये हालत हो चुकी है। ये सारी तस्वीरें देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, और आप ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसको संरक्षित किया जाए, इसको ऐतिहासिक विरासत में तब्दील किया जाए। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या विचार है, आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।